प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा मसला ये बना हुआ है कि बरतानिया ने जब से अपनी नई जो रेड लिस्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया है कोरोना के हवाले से, उसके बाद जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी जो यहाँ आए हुए थे उनको वापस जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। कई लोग तुर्की में जाकर ठहरे हैं, कई लोग वहाँ पर वापस पहुँच गए हैं तो उनको इजाफी पैसे देना पड़ रहे हैं, कुछ इजाफी पैसे देकर भी परेशान हैं। तो ये तशवीश की बात यह है कि इस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को बरतानिया ने रेड लिस्ट में शामिल क्यों किया, हालांकि पाकिस्तान ने कोविड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा और यहाँ पर जो पॉजिटिव आने की शरह है वो भी कम है और इसके अलावा जो शरह बात है वो भी कम है, जबकि नेबरिंग कंट्रीज़ में और दूसरे ममालिक में इस शरह इससे ज़्यादा है, कोविड के केसेस इससे ज़्यादा हैं, एक्टिव केसेस ज़्यादा हैं और इसके बावजूद उनको रेड लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान को सवाल पैदा हुआ कि पाकिस्तान को क्या सियासी बुनियादों पर में शामिल किया गया है या वाकई कोविड की बुनियाद पर किया गया, और जो वहां पर लोगों को प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं वो क्या हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जा रहा है या किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ गुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं जो ब्यूरो के, बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन अमान साहब। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से बरतानिया जाने पर होटल में फंसी हुई है। उन्होंने इजाफी 1750 पाउंड पे भी किए, लेकिन उनका बदकिस्मती से कोविड पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद उनको उस होटल में ठहरना पड़ रहा है, उनके अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर उनको सहूलियात नहीं दी जा रही क्योंकि वो कोविड के पेशेंट हैं। तो उनके लिए फूड का बर वक्त पहुँचना और बाकी इंतजामात, उसमें मुश्किलात का सामना ये उन्हीं से पूछेंगे। और हिना इकबाल मलिक साहबा मौजूद हैं, रहनुमा है लिबरल डेमोक्रेट्स पार्टी की और समाजी कारकुन भी हैं। हिना साहबा बहुत शुक्रिया। और रिजवान सुलेरिया हमें ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल फोरम यूके से। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। गुलाम हुसैन अमान साहब, ज़रा सबसे पहले एक ब्रीफ दे दीजिए कि क्या मसाइल हैं लोगों को, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वापस जाना चाहते हैं, क्या मुश्किलात हैं और क्या इसके लिए आवाज़ उठी है कि किस तरह से पाकिस्तान को इस रेड लिस्ट में शामिल किया गया और क्यों किया गया, जबकि पाकिस्तान में तो कोविड की सूरत हाल उन ममालिक के इसमें बहुत बेहतर है जिनको शामिल नहीं किया गया इस लिस्ट में। जी बहुत शुक्रिया असद। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं भी चाह रहा हूँ और बहुत सारे जो पाकिस्तानी है वो इस सवाल का जवाब जो है वो बरतानवी हुकूमत से भी पूछ रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि उन्होंने रेड लिस्ट में शामिल होने के बाद जो है वो इस मसले को एक आला सतह पर क्यों नहीं उठाया। ये सारे सवालात हैं जो कि हर पाकिस्तानी और बिलखसूस जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो हुकूमत से पूछना चाह रहा है, जो बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी है वो पूछना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वैसे तो हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस बात पे प्राउड करते हैं कि हमें बरतानिया से इतनी ज्यादा रिमिटेंस आती हैं कि पाकिस्तान का बहुत ज्यादा जो ज़र मुबादला है, बहुत ज्यादा जो रिजर्व है वो इन्हीं पैसों से हैं। लेकिन जब इनको सहूलत देने की बात आती है तो कोई हुकूमत का नुमाइंदा या कोई आला अहदेदार जो है वो मौजूद नहीं होता। एक तो बरतानवी हुकूमत की तरफ से जो है ये इस तरह का फैसला किया गया जिसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, और दूसरा जब ओवरसीज पाकिस्तानी जो अभी भी पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं और जो 9 अप्रैल जब डेट थी सुबह 4 बजे से पहले बरतानिया में आने का, तो उससे पहले जो 3, 4, 5 फ्लाइटें थी जो कि चार्टर्ड फ्लाइटें भी एक प्राइवेट कंपनी ने जो है वो स्पेशल अरेंज की, उसके अलावा PIA ने भी स्पेशल 2-3 फ्लाइटें जो चलाई। लेकिन बहुत सारे लोग जब पैनिक ट्रैवल बरतानिया कर रहे थे तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रश था और हमारे अपने एयरपोर्ट की इंतजामिया भी उसको कंट्रोल करने में नाकाम रही। ये भी सुनने में आया जब लोग यहाँ पर आए कि 500-500 रुपए की उनको जो है वो खाली पानी की बोतल वहां पर खरीदनी पड़ी मजबूरन। इसके अलावा जो क्योंकि 7-7, 8-8 घंटे तक जो है लोग एयरपोर्ट के ऊपर फंसे रहे। वहां पर ये कितने दिन मिले थे इन लोगों को वापस लौटने के लिए कि उस पॉलिसी के लागू होने से पहले पहुंच जाए, कितने दिन मिले थे? मेरा ख्याल है ये 7 से 8 दिन थे। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इतने दिन देते हैं कोई भी हुकूमत हो, वो दिए थे। लेकिन जब इतने 45,000 के करीब लोग जो है वो बरतानवी शहरी पाकिस्तान के अंदर थे और जब सब ने जो है वापसी की कोशिश की तो जाहिर है एक तो टिकटों की प्राइस जो है वो ट्रिपल से भी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। वो अगर चेंज करें फिर जो चार्टर फ्लाइट वैसे ही महंगी होती है, फिर लोगों ने वो ली। और उसके अलावा जो सारी फ्लाइटें थी तकरीबन वो 7 और 8 अप्रैल को थी जो चार्टर फ्लाइटें और दूसरी थी। तो जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग एयरपोर्ट पर गए तो वहां पर बहुत ज्यादा रश हो गया और वहां पर भी इतने मसाइल का सामना करना पड़ा कि कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन, कोई ओवरसीज मिनिस्ट्री, किसी नुमाइंदे ने वहां पर जाके ओवरसीज पाकिस्तानियों का हाल नहीं पूछा कि आप इतनी परेशानी के अंदर हैं। हम बरतानवी हुकूमत से बात करते हैं कि अगर फ्लाइट को 2-3 घंटे
किसी वजह से लेट पहुंचती है तो आप उनको प्लीज इंटरटेन करें और उनको जो है वो होटल के अंदर करंटीना ना कहा जाए। किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं दी जिसकी वजह से लोगों की परेशानी के अंदर मजीद इजाफा हो गया और जो फैमिली जो है वो 1-2 घंटे लेट पहुंची, वो एक तो वहां पर वो महंगी टिकट खरीद कर आई बरतानिया, और दूसरा उन्होंने जो है वो जो जरूरी कोविड टेस्ट है उनके पैसे दिए, तीसरा फिर उनको यहाँ पर आकर जब होटल में क्वारंटाइन करना पड़ा तो उनको जो है वो तीन चारों तरफ से जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन ना पाकिस्तान हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे ने आकर उन्हें एयरपोर्ट के ऊपर फैसिलिटेट करने की कोशिश की, ना पाकिस्तान से किसी ओवरसीज के नुमाइंदे ने की। तो इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानियों से इस तरह का आप सलूक करेंगे तो फिर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा दिल टूट जाएगा उनका। बिल्कुल सही बात है। हिना इकबाल साहबा, मुझे ये बताइए कि एक बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह साहबा ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को एक ख़त भी लिखा था जिसमें बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ एक इम्तियाज़ी सलूक करार दिया था। आपके ख़्याल में क्या ये सलूक वाकई इम्तियाज़ी सलूक है? और दूसरा कि क्या इसको कहीं पर किसी अदालत में चैलेंज किया जा सकता है कि जी ये एक डिसीजन जो है वो बायस्ड महसूस होता है? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो रेड अलर्ट में कंट्रीज़ को डाला गया है अराउंड 40 ऑफ देम, ये ऑब्वियसली टू प्रोटेक्ट द न्यू वेरिएंट्स एंटरिंग इनटू यूके। आपको पता है ना, ये ऑलरेडी 3 वेरिएंट हैं, जो यूके वेरिएंट है, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राज़ील वेरिएंट है। नाउ दे आर ट्राइंग टू स्टॉप अदर वेरिएंट्स कमिंग इन। आपका सवाल ये है कि ये जो रेड लिस्ट में डाला गया है ये बायस्ड है या इसके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ है या नहीं जी। आई विल से डेफिनेटली आई फील राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम के कंसर्न है हमारी कि देयर इज अ लैक ऑफ अवेलेबल डेटा एंड एविडेंस और साइंटिफिक रीजनिंग टू पुट our country on red list, क्योंकि the rate of infection in पाकिस्तान जो है वो lower था और lower है compared to UK variant, और पाकिस्तान में जो infection rate बढ़ा था 40% was because of the UK variant. Do you see? That's why the flights were stopped there at that point. अब मुझे लगता है कि अगर आप globally देखते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को एशिया से ऐड किया गया विद फिलिपीन ऑब्वियसली फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट से, तो हाउ कम इंडिया इज नॉट ऑन द लिस्ट, जबकि इंडिया का वेरिएंट जो है ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन इन यूके फ्रॉम फरवरी 2021 और उसके ऑलरेडी 77 केसेस यहाँ मौजूद हैं, जिसमें से अराउंड 73 जो हैं वो इंग्लैंड में हैं और 4 इन स्कॉटलैंड में हैं। इसको वो कह रहे हैं कि इट्स अंडर करंट इन्वेस्टिगेशन। एक चीज अंडर इन्वेस्टिगेशन में है, येट बोरिस जॉनसन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके हैं, मुझे लगता है ऑफ इंग्लैंड के उनकी जो ट्रिप है इस वक्त ट्रेड की जो इंडिया जाने की बात करते हैं, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दे हैवंट एडेड इंडिया ऑन द लिस्ट, whereas India has got more infections going on around in the region of more than 200,000 केसेस जो हैं उनके इंडिया के जो वेरिएंट के हैं वो इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं और तेजी से फैल रहा है, जबकि वो डबल mutant है and highly infectious hai. Yet they have not added India on the list when they were looking at all the countries that may bring different variants into UK. So us basis pe I agree कि ये biased decision है. There is something behind the scenes going on. They are favoring because I think there are people in a higher position in the UK government which obviously come from India, and I just feel कि वो support कर रहे हैं इस system में. Why have they not added India and why have they added Pakistan? जबकि पाकिस्तान का वेरिएंट या पाकिस्तान की जो इन्फेक्शन रेट है इज नॉट दैट हाई कंपेयर्ड टू इंडिया. अगर आप restrict करना ही चाह रहे हैं then you should have restricted India as well, and Boris Johnson should really cancel this trip to India for the trade deal. I don't think that's gonna, amid the vaccine program जो चल रहा है, he is gonna bring variant himself, I believe. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एक मिनट आपने मुझसे ये भी पूछा, इन टर्म्स ऑफ आप इसको चैलेंज कर सकते हैं. देयर आर पीपल, पाकिस्तानी पीपल, इट वाज चैलेंज्ड इन द पार्लियामेंट. बोरिस जॉनसन से 50 एमपीज हमारे थे जिन्होंने क्वेश्चन किया था, जिसमें से आपने नाज शाह की बात की है, यास्मीन कुरैशी थी, देयर आर प्लेंटी अदर्स. 50 ऑफ देम हैव क्वेश्चन दिस कि आप हमें डेटा प्रोवाइड किया जाए, एविडेंस
प्रोवाइड किया जाए, साइंटिफिक रीजनिंग प्रोवाइड किया जाए कि व्हाई हैव यू एडेड पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू दिस रेड लिस्ट, यू नो, जब तक उसके बगैर पीपल आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, अदरवाइज जी क्राइटेरिया क्या है, ऑब्वियसली डेटा क्या है आपके पास, साइंटिफिक रीजनिंग क्या है, यू आर राइट एग्जैक्टली जी। ये पार्लियामेंट में तो ऑब्वियसली बोरिस जॉनसन से प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन में किया गया है, यहाँ के लोगों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पिटिशंस भी डाली हुई हैं, दैट्स व्हाई इट वाज एक्चुअली इट नीड्स टू बी डिबेटेड एंड वी need more evidence instead of just putting Pakistan on the list. And I have full sympathy with those people who are paying so much money. It's almost costing £4,000 per person to come back from Pakistan right now. जी बिल्कुल। अच्छा जी, मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मलिक साहब और उनकी फैमिली हैं जो कि होटल में फंसी हुई हैं। मलिक साहब ज़रा मुझे बताएंगे आपके साथ क्या हुआ, आप इस्लामाबाद से आपने किया, वहाँ गए, किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा, आप होटल में क्यों हैं और आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना मैं लाहौर से आया था, मैं 9 तारीख को निकला था लाहौर से और लाहौर के टाइम का 1:45 बजे, एक पाकिस्तान टाइम में निकला था और मैं यहाँ पर यूके के अंदर ना 6 बजे पहुँचा हूँ, सुबह 6 बजे, और ये रूल ना 4 बजे शुरू हुई। ठीक, तो मेरा मसला ये है कि ना जब उन्होंने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान रेड लिस्ट में जा रहा है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ना जाकर टिकट चेंज कर लें, हमें पहले से टिकट चेंज करने पड़ गए थे क्योंकि उन्होंने दोहा को ना लगा दिया था रेड लिस्ट पर। तो हमें बहुत मुश्किल लगी थी, हमने ना 6 दिन लगाए थे कोशिश करने के लिए कि हमारे टिकट बुक हो जाए, लेकिन कोई एयरलाइन पर कोई टिकट नहीं मिल रही थी। अगर आप ऑनलाइन देखते ना, कोई फ्लाइट्स नहीं निकल रहे थे, चाहे वो ब्रिटिश एयरवेज हो या वर्जिन, गल्फ एयरवेज, कहीं से भी नहीं जी। एक और जो लोग टिकट दे रहे थे ना, वो भी ना कोई तकरीबन 2-3 हज़ार पाउंड पर पर्सन के लिए टिकट मांग रहे थे, जो हमारे लिए कोई फायदा नहीं था जी। एक बेहतर ये था कि हम आकर ना यहाँ पर क्वारंटीन कर दें होटल में और यहाँ से हम निकल, लेकिन अगेन just like the person before me was saying, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान रेड लिस्ट के अंदर क्यों आया था। पाकिस्तान, जब मैं पाकिस्तान में था मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान काफी इस चीज के बारे में ना सीरियस था, यानी कि हम ना गाड़ी के अंदर बैठते हुए वो रोक रहे थे गाड़ियों को जो लोग मास्क नहीं पहन रहे जी। ठीक, तो मुझे लगा था कि ना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जो मीडिया ने हर चीज ने बनाई। सही है, लेकिन मलिक साहब आप जब वहाँ पहुंचे हैं तो आपने क्वारंटीन किया है, तो आपको कितने दिन का क्वारंटीन करना था, कितने दिन अब आपको हो गए हैं वहाँ पर, और प्रॉब्लम्स भी हैं क्या, या कब निकल रहे हैं आप यहाँ से? नहीं, अब मैं यहाँ से 9 तारीख से हूँ, ठीक, और मुझे 10 दिन करने पड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर है बहुत प्रॉब्लम। हम कोई रोजा नहीं रख रहे इस वक्त पर क्योंकि हमें खाना ठीक तरह से टाइम पर नहीं मिल रहा, ना ठीक तरह से दिया जा रहा है। ठीक, पानी भी ना हमें ना बैग कर ना हमें मिलता है होटल रूम के अंदर। ठीक, कोई होटल के अंदर फोन उठाता नहीं है। आप कितने लोग ट्रैवल करके गए थे और आपको कितने पैसे इजाफी पे करना पड़े हैं वहाँ पर, कितना खर्च ज्यादा हुआ? हम 6 बंदे चले गए थे वहाँ पर, ठीक, और मैं इस कमरे में ना फिलहाल ना 2,800 पाउंड दे रहा हूँ 10 दिन के लिए। ठीक, वो मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरा एक बच्चा है, 3 साल का बच्चा। ठीक, और हम तकरीबन ना 3,000 पाउंड दे रहे हैं यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन जो पैसे हम दे रहे हैं ना, वो पैसे ना मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए ना, वो एक तो वर्थ नहीं था हमारे लिए यहाँ पर इतनी देर रहने के लिए। हम ये चीजें घर पर भी कर सकते थे, हमें होटल रहने की कोई जरूरत नहीं थी। सही है, सही है। चलिए मैं एक चीज आपसे और पूछना चाहता हूँ, वो मैं ब्रेक पर के बाद पूछूंगा, और वो ये कि क्या आपने कॉरेस्पॉन्डेंस की हुकूमत पाकिस्तान से, पाकिस्तानी सफारत खाने से, कि वो आपकी है, आपको क्या जवाब मिला? और ऐसे पाकिस्तानी ज़ाहिर है और भी होंगे जिनके साथ इस तरह का मसला। मुझे पता चला कि आप सिर्फ 2 घंटे ताख़ीर से पहुँचे, डेडलाइन जो दी गई थी उससे 2 घंटे ताख़ीर से पहुँचे, आपने शायद कोई ईमेल्स वगैरह भी की, उसका क्या जवाब मिला? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं मलिक साहब आपके पास ही आऊँगा, आपसे बात हो रही थी, मुझे बताइएगा कि आप जो हैं वो कितना ताख़ीर से पहुंचे थे? क्या 2 घंटे की ताख़ीर आपकी फ़्लाइट की वजह से थी, जो डेडलाइन थी, और आपने क्या कॉरेस्पॉन्डेंस भी की, कुछ ईमेल्स भी की कुछ मुतल्लिका लोगों को? हाँ जी, हमने DHSC कस्टमर फीडबैक टीम को ईमेल कर दिया था। मैंने पूछा है कि मुझे क्वारंटीन करना पड़ेगा 2 घंटे लैंड करने के बाद, और मुझे साफ कहा गया था कि हाँ आपको जाकर होटल में क्वारंटीन करना पड़ेगा। ये हमें ब्रिटिश एयरवेज से भी टेक्स्ट मैसेज मिला था 1 दिन निकलने से पहले। तो हमने ना बड़ा कोशिश किया था कि हम ना 9 तारीख से पहले निकल जाए, लेकिन हमारे से नहीं हुआ। यानी कि हमने जब भी पाकिस्तान हमने ब्रिटिश एम्बेसी फोन किया था वहां पर बैठकर, जो इस्लामाबाद में, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की हमारी। वो तो बस कह रहे थे कि जो गवर्नमेंट वेबसाइट पर लिखा हुआ है ना, हम बस वो ही कह सकते हैं और आगे से कुछ हम कह नहीं सकते। राइट जी, बिल्कुल सही है। एक चीज़ और है, कुछ लोगों ने जो है वो तुर्की में जाकर 10 दिन का क्वारंटीन किया है, वहाँ पर वो स्टे कर रहे हैं। तुर्की में स्टे करने के बाद क्या उनको कुछ फेवर मिल जाएगी? तुर्की में अगर वो ठहरते हैं 10 दिन के लिए, तो क्या बरतानिया में उनको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा? एक रिपोर्ट भी देख लीजिए इस हवाले से क्या हो रहा है, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। बरतानिया की तरफ से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बाद बरतानिया से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वापसी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान से बराह रास्त बरतानिया जाने पर 10 दिन के लिए होटल में करंतना और 1750 पाउंड इजाफी रकम अदा करना लाजिम है। इन इजाफी मसाइल से बचने के लिए बरतानिया जाने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तुर्की में 10 रोजा क़याम को तरजीह देते हुए इस्तंबुल में डेरे डाल लिए। इस्तंबुल में ठहरे पाकिस्तानियों ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से मुआवनत न मिलने का शिकवा किया। रेड लिस्ट पे इस मारे असीं तुर्की अचना पिया वे। हुण जो कोशिश लगे हुआ कि ये ना हो तुर्की की बंद करी फिर कोई विसार नहीं आया इंग्लैंड वाले ना, सारे पाकिस्तानी से आए जो अपनी मुसीबत फंसे। गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही। जब से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया है तो उसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तानियों को डिफरेंट प्लेसेस से जाके हम वापस पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब को, मेरे बच्चों को, सारों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कि और इसकी ज़िम्मेदार मैं अपनी हुकूमत को करार दूँगा जिन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इस मुश्किल हालात में कोई भी हेल्प नहीं की। जो टिकट्स हमें 300-400 के मिलते थे, वही टिकट्स हमें 1500 से 2000 के मिल रहे हैं, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए हमने डिफरेंट रास्ता इख्तियार किया है। कतर एयरलाइन का, उससे हमने फिर ट्रांसफ़र करवाया ब्रिटिश पे, फिर ब्रिटिश वालों ने दोबारा कैंसिल किया और हमने फिर अभी टिकट मांगा तो वो कहते हैं 3 लाख का एक टिकट मिलेगा आपको। तो हमने बहुत खस्ताली देखी और मेरी वाइफ का भाई फौत हो गया है, उसको कोरोना था तो फौत हो गया। हमने इमरजेंसी में आना था पर पाकिस्तानी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। हम बहुत खस्ताली से आ रहे हैं, ये देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बहुत खस्ताली से इधर पहुँचे हैं और अभी हम 10 दिन यहाँ पे स्टे करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इंग्लैंड में। मेरी पाकिस्तान हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट किया गया है तो उन्होंने हम UK रेजिडेंट्स के लिए क्या किया है? उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाली है। इनफैक्ट हमें बहुत ज़्यादा एक ऐसी ट्रबल सिचुएशन में हमें डाला है कि वी हैव नो अदर वे। हम यहाँ पे स्टक हैं, हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं थी। जब पाकिस्तान को रेड लिस्ट किया गया है तो उनको चाहिए था कि वो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स जो UK में है उनके लिए कुछ करना चाहिए था। टिकट्स हम नहीं कर सकते थे अवेल, बिकॉज जो 400-500 की पाउंड की टिकट थी वो 1500-2000 पाउंड तक पहुंच गई है। 92 न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो टिकट आम दिनों में 300 से 400 पाउंड का मिलता था, अब वो 1500 से 2000 का भी मुश्किल से मिल रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि वो उन मुश्किलात का अजाला करे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की असलियत देने वाली पाकिस्तानी हुकूमत बरतानवी हुकूमत के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने के बाद खामोशी पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हुकूमत से बहुत ज़्यादा नाला हैं। राजा वाजिद, 92 न्यूज़, इस्तांबुल, टर्की। अच्छा गुलाम हुसैन अमान साहब, आप मुझे एक तो ये बताइए कि ये लोग तुर्की में क्यों स्टे कर रहे हैं 10 दिन के लिए, इससे क्या फ़ायदा होगा इन्हें? दूसरा ये कि सबने ही शिकवा किया हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता था, हुकूमत पाकिस्तान क्या कर सकती थी जो उसने नहीं किया, ये क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो असद ये बताऊं कि बरतानवी हुकूमत ने ये कहा हुआ है कि कोई भी अगर रेड लिस्ट कंट्री से जो भी बरतानिया आएगा, अगर बरतानिया और उस कंट्री के दरमियान 10 रोज तक वो कहीं और पर रुकेगा तो फिर उसको यहाँ पर
होटल में क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, घर में उसको करना पड़ेगा अपने घर के अंदर। और इस होटल में क्वारंटाइन से बचने के लिए, जो कि एक तो 1750 पाउंड की फीस है, और दूसरा आपको होटल के अंदर ऐसे ही रखा जाता है जैसे एक कैदी की हैसियत से है। आप बाहर नहीं जा सकते, होटल कमरे से बाहर जाना है तो पूछ के जाना है। अगर किसी ने सिगरेट पीने भी जाना है तो एक बकायदा परमिशन लेकर थोड़ी देर के लिए जाएगा। तो उस चीज से लोग डरने के लिए जो है उन्होंने बेहतर समझा कि हम पाकिस्तान से टिकट खर्च के और होटल, वहां पे स्पेशल पैकेजेस आजकल होटलों के चल रहे हैं कि 10 दिन के लिए आपको एक 400-500 पाउंड के अंदर होटल मिल जाता है। तो लोगों ने यही कहा कि हम पाकिस्तान से टर्की आ जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट है, वीजे की भी जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक फॉर्म फिल करना होता है। आप वहां पर आ जाए तो वहां पर आके 10 दिन रहे, तो फिर जब आप बरतानिया आएंगे तो फिर आप एयरपोर्ट से सीधे घर आ सकते हैं। आप फिर रेड लिस्ट कंट्री वाले शहरी शामिल नहीं कंसिडर नहीं किए जाएंगे, क्योंकि आप टर्की 10 दिन रह के आ रहे हैं। और आप किसी भी ऐसे मुल्क में अंदर 10 दिन रह के आए जो कि रेड लिस्ट के अंदर नहीं है, तो फिर आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। और टर्की जो है वो मेरा ख्याल है सबसे चीपेस्ट ऑप्शन थी। और यहाँ अब वो मेरी अभी कॉरेस्पॉन्डेंट से बात हुई थी जिसने अभी राजा वाजिद ने रिपोर्ट किया है, वो बता रहे थे कि यहाँ पर ऐसा मंजर है कि इस्तांबुल में ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तानी हर तरफ फिर रहे हैं। और स्पेशली जो है हमारे मीरपुर के लोग और काफी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर लोग वहां पर आ गए हैं। और वो 10 दिन, हर बंदा अपने 10 दिन पूरे करने के बाद दोबारा जो है वो इस्तांबुल से लंदन आएगा। एक तो ये वजह है टर्की में लोगों के आजकल ठहरने की, और वहां पे एक तो मुसलमान कंट्री है, लोग वहां पे रोजे भी रख रहे हैं और तरावियां वगैरह भी पढ़ रहे हैं। इस तरह लोग ना तो इजी फील कर रहे थे, इसलिए बहुत बड़ी तादाद के अंदर वहां पर आए। और दूसरी बात आपने असद क्या पूछी थी? दूसरा मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तानी हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती थी जो नहीं किया, जो लोग शिकवा कर रहे हैं, क्या करना चाहिए था? मेरा ख्याल है एक तो पाकिस्तान हुकूमत को फौरी तौर पर जब इन्होंने शामिल किया तो वही जो बात पहले हिना मलिक साहबा कर रही थी कि जो स्टैटिकल एविडेंस थे वो लेने चाहिए थे कि भी कौन सा डाटा है, किस वजह से आपने कर रहे हैं। और आप जो ये 45,000 के करीब है, ये बरतानवी और पाकिस्तानी ड्यूअल नेशनल है जो कि वहां पर फंस गए हैं, और उनको अजाले के लिए जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को आला सतह पर बातचीत करनी चाहिए था। और दूसरा, अगर ऐसा भी नहीं हो सका तो फिर जो है वो फ्लाइट्स इस तरीके से ज्यादा स्केड्यूल करनी चाहिए थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो पहुंच जाते। लेकिन सरकारी सतह पर से 2 फ्लाइटें की गई, जब 45,000 के करीब लोग फंसे हुए हैं तो 2 या 3 PIA फ्लाइटें चलाने से मतलब क्या हो जाना था। जब 8-9 दिन का टाइम था तो रोजाना की बुनियादों पर इतनी फ्लाइटें चलाई जाती, 5-6 फ्लाइटें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वहां पर पहुंच जाते। दूसरा ये था कि एयरपोर्ट के ऊपर भी, इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर भी कोई ओवरसीज मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरह की फैसिलिटीज नहीं दी गई जिससे कि लोग अपने आप को कुछ समझते कि हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुछ फैसिलिटीज दी जा रही। मैं बताया कि पानी की जो एक बोतल है वो भी 500-500 रुपए में बिकती रही है। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे माइंडसेट है वहां पर जो कि इस मुश्किल घड़ी के अंदर भी जो है वो कमाई का जरिया बनाने से गुरेज नहीं करते, और वही उन्होंने किया। इस्लामाबाद भी किया, लाहौर, कराची, हर एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो इस तरह का लोगों ने फायदा उठाया जो कि वेरी अनफॉर्चुनेट है। और यहाँ पर जब ओवरसीज पाकिस्तानी आए तो उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए कि हमें, वो कहते हैं ना कि गैरों से क्या शिकवा, हमें तो अपनों ने लूटा। तो वो ये सूरत हाल थी बहुत ज्यादा। और मेरा ख्याल है कि जो है ना डिप्लोमेटिकली जो है वो बातचीत करनी चाहिए थी ब्रितानी हुकूमत से, और हमें कुछ दिन और मिल ये जाते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पाकिस्तान को, ये बिल्कुल सही है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत भी ये समझती है कि जो पाकिस्तान में भी एक तीसरी लहर आई है, ये यूके वेरिएंट है और ये यूके से यहाँ पर आया है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत को ये जी यूके को जो है वो मुर्द इल्जाम ठहराना चाहिए, और यूके जो है वो पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम ठहरा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस सिलसिले में कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहिए थी और अपने पास, उसके पास जो फैक्ट्स एंड प्रूफ्स हैं वो शेयर करने चाहिए थे। मेरे साथ, मैं इससे पहले कि हिना मलिक साहबा के पास दोबारा जाऊं, रिजवान सुलेरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल फोरम। बहुत शुक्रिया रिजवान सुलेरिया साहब। मुझे ये बताइए कि जो नई ट्रैवल पॉलिसी आई है इसके बाद जाहिर है अगरचे जो बिजनेस है वो तो जब से कोविड आया तब से ही बिजनेस मुतासर है और इसका नुकसान हो रहा है, लेकिन इस रेड लिस्ट में आने के बाद से क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अहम मौजू पे मुझे लिया। मैं ये समझता हूँ कि जो बिजनेसेस हैं वो इसलिए मुतासिर ज्यादा हो रहे हैं कि इससे पहले ट्रैवलिंग जो थी वो थी, और जो इम्पोर्टर्स थे यहाँ से वो पाकिस्तान जा सकते थे, और जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर थे वो बाहर आगे ऑर्डर्स वगैरह ले सकते थे। पाकिस्तान को बड़े अच्छे ऑर्डर्स मिले, स्पेशली फैसलाबाद में अगर आप देखें तमाम मिलें चल रही थी, तो ऑब्वियसली जो टेक्सटाइल का बिजनेस है वो इम्प्रूव हुआ और ओवरऑल जो एक्सपोर्ट की पाकिस्तान की बढ़ी। अब ये सिचुएशन ये है कि हम चूंकि एक्सपोर्टर बाहर नहीं आ सकते,
तो सिर्फ और सिर्फ जो बरतानवी शहरी हैं वो वापिस आ सकते हैं, उसके लिए भी उनको क्वारंटाइन करना पड़ता है, और क्वारंटाइन के लिए जो होटल दिया गया वो बैरकों से काम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वो इस एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी बंदा जो है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा, उधर ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जाके बहुत सारे लोग जो है इम्पोर्ट करते हैं और जाके कपड़ा, फॉर एग्जाम्पल अभी ईद का सीजन था, ईद के ऊपर बहुत सारी ईद लेन पे कपड़े की शॉप है, वो अपने वहाँ से कपड़ा लेके आते हैं, बड़े बड़े ब्रांड से यहाँ पे खरीद के लाते हैं, उनको वो नहीं ला पा रहे उस तरीके से, वो उस तरह से वो काम नहीं कर पा रहे। इसी तरह से जो दीगर बिजनेस इसमें एक्सपोर्ट का बिजनेस है पाकिस्तान से, वो विजिटर अब यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे नहीं आ सकेंगे, तो वो जब तक ये रेड लिस्ट में पाकिस्तान रहेगा उतनी देर तक वो कम से कम ट्रेवल नहीं कर सकते बताने में। तो ये बहुत बड़े मसाइल का शिकार है पाकिस्तान और पाकिस्तानी इन सेंस के। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे अवान साहब बात कर रहे थे, डेफिनेटली जो हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं प्रॉपर तरीके से इसको एड्रेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक पाकिस्तान जो रेड लिस्ट में है, और कब तक रहेगा इसके ऊपर भी कोई बात नहीं की जा रही। हालांकि इंडिया में आप देख सकते हैं कि कंपैरिजन के रोजाना ज्यादा केसेस भी आ रहे हैं और ज्यादा इश्यूज भी हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि डिप्लोमेटिकली हमें इससे नुकसान है। ओवरऑल जो बिजनेस है वो बिल्कुल मुतासर हो रहे हैं, कोविड की वजह से तो पहले ही थे, लेकिन अब इस बयान के ने उसकी कमर तोड़ के रख दी। राइट जी, प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारी साहब बताइएगा, आपके ख्याल में ये कितने अरसे के लिए जो रेड लिस्ट है वो बनाई गई है, इसको रिव्यू कब किया जाएगा, कितने अरसे में किया जाएगा, और अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के साथ अगर वो कॉरस्पॉन्डेंस करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें, और जो अपने टाइज़ हैं आप फॉर्मली अगर उसको यूटिलाइज़ करें, तो आपके ख्याल में क्या जो इसकी दूसरी लिस्ट है या इसको रिव्यू करते हुए पाकिस्तान को फेवर मिल सकती है? सबसे पहले तो आपने मुझसे पूछा कि ये कब तक है, तो ऑब्वियसली दे पुट पाकिस्तान एंड ऑल द अदर कंट्रीज इन दिस लिस्ट। तो वो अपना जो यहाँ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो यहाँ वैक्सीन प्रोग्राम चल रहा है, और यहाँ जिस तरह वो लोग अपना एविडेंस जमा कर रहे हैं, अगर तो हमारे केसेस जिस तरह लोअर होते जा रहे हैं और इसी तरह चलता रहेगा, तो देयर विल बी अ टाइम फ्रेम व्हेन दे विल रिन्यू दिस लिस्ट एंड दे विल सी कि कौन से वेरिएंट ज़्यादा थे, कौन सी कम्युनिटी जो थी उसमें ज़्यादा फैले हैं, क्योंकि यहाँ सम ऑफ द बरोज जिसमें हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, दे आर ऑन अलर्ट्स एज वेल, जहाँ इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो दे आर कलेक्टिंग द एविडेंस राइट नाउ। आपको पता है यहाँ एक सिस्टम तो है यूके का कि दे आर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो लेते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर प्रोग्रेस करते हैं। सिर्फ ये जो पाकिस्तान का जो उन्होंने ये फैसला लिया, आई थिंक इस पे हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, मुझे लगता है कि जिस वक्त उन्होंने हाईलाइट किया था कि पाकिस्तान की जो थर्ड वेव आ रही थी कोविड की और वो यूके वेरिएंट की वजह से ज़्यादा थी, आई थिंक व्हेन दे स्टार्टेड हाईलाइटिंग दिस सडनली द पैनिक स्टार्टेड, क्योंकि अगर हमारे ही लोग यूके वेरिएंट से वहाँ जा रहे थे तो हमारे लोग यहाँ से लेके जा रहे थे ना, हमारी कम्युनिटी के। तो जब ये प्रोग्राम हाईलाइट हुआ, इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ की गवर्नमेंट ने उसको कंटेन करने के लिए कि स्ट्रेट अवे ये ना हो कि वहाँ से सारे वापस आ जाएं, क्योंकि यूजली जो लोग रेड अलर्ट पे नहीं है वो भी क्वारंटीन करते हैं, लेकिन वो सेल्फ आइसोलेशन घर में करते हैं। जो रेड लिस्ट पे होते हैं, दिस इज मैंडेटरी कि वो जो यूके के यहाँ उन्होंने रजिस्टर्ड होटल्स हैं उसी में उन्होंने क्वारंटीन करना है, उसी गाइडलाइन से, और उन्होंने 2 कोरोना के टेस्ट करने हैं, जिसमें से जब नेगेटिव टेस्ट 2 टेस्ट में से नेगेटिव टेस्ट अगर आ भी जाता है तब भी वो लोग अपनी जो पूरी 10 डेज है उन्होंने पूरे करने हैं। तो यही वो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इन लोगों से जो उसको डिसीजन मेकिंग में लेटर ऑन काम करेगा। और जो लोग जो रेड अलर्ट पे नहीं है वो अगर सेल्फ आइसोलेशन में जाते हैं और बल्कि 10 डेज से अर्ली भी बाहर निकल सकते हैं अगर उनका नेगेटिव टेस्ट आता है ऑन द 5th डे, जो उन्हें भी टेस्ट करने होते हैं। तो आई थिंक दिस इज व्हाट दे आर कलेक्टिंग राइट नाउ टू हैव द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस इन द फ्यूचर। और दूसरा सवाल आपने मुझसे कौन सा किया था? जी, मैंने आपसे किया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकती थी, आपके ख्याल में वो रोल प्ले करती तो वो बेहतर होता? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एज सून एज जब ये पाकिस्तान को रेड अलर्ट लिस्ट पे डाला गया था, आई थिंक
Pakistan should have engaged with UK and they should have asked for the evidence and said कि आप हमें पहले वो evidence दें और फिर ये अपना data रखते ना इनकी travel उससे immigration से ये तो इनके पास data होता कि कितने पाकिस्तानी पाकिस्तान में, तो उसके हिसाब से इनको या तो time frame ज़्यादा मांगना चाहिए था या उनसे कोई arrangement करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वही लोग travel कर रहे हैं जो कि UK resident हैं या long उनको residency visa मिला हुआ है या जो passport holders हैं यहाँ वही ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी लोग तो कंप्लीटली बैन है, दे कैन नॉट इवन गेट द वीजा टू कम टू पाकिस्तान। तो जो इनके पास डेटा था दे शुड हैव इन्फॉर्म्ड यूके गवर्नमेंट से इतने लोग हैं, दिस इज द टाइम फ्रेम दे विल नीड इफ दे नीड टू गो बैक, और उनको चाहिए था इसके ऊपर ये कॉम्प्रोमाइज करते, या तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको इनकी कॉस्ट को सप्लीमेंट करती या यूके से, क्योंकि यूके के भी रेजिडेंट हैं, या फिर यूके को भी इसमें कुछ सपोर्ट करनी चाहिए थी, बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट फ्रॉम अ वेरी एफ्लुएंट कंट्री। उधर तो बेचारे लोग पैसे जमा करके जाते हैं अपने मिलने वालों को, पता नहीं सालों में जमा कर रहे होते हैं कि हमने जी एक ट्रिप लेनी है पाकिस्तान की, अब वो स्टक हैं। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट कि वो इस सिनारियो में इस वक्त थे। मोस्ट ऑफ द पीपल देव गॉन बैक टू विजिट देयर ओन लव्ड वंस। मुझे लगता है पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट करनी चाहिए थी, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि यहाँ जो हमारे पाकिस्तान हाई कमीशन है, आई थिंक दे नीड टू बी एंगेज इन एक्टिवली विद द गवर्नमेंट एज वेल ऑन दिस इशू, और उनको अपने जो प्रॉब्लम्स जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो कहीं और रूट लेकर आने की कोशिश में स्टक हैं, ये हाईलाइट उन्हें करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू सपोर्ट दोस पीपल टू गेट देम बैक। राइट जी। मलिक साहब, मुझे ये बताइए कि अभी जब ये कहा जा रहा है कि जी ये यूके वेरिएंट है जिसने पाकिस्तान को भी मुतासर किया है, तो इसके लिए एक स्टेप ये भी उठाया जा सकता था कि पाकिस्तान अपने एयरपोर्ट्स पर इस तरह के जो है वो एक तरीका कार इख्तियार करती कि जो लोग यूके से आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जाता। मुझे ये बताइए, जब आप पाकिस्तान आए थे तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपने एयरपोर्ट्स पर कुछ इकदाम देखे थे कि अरेंजमेंट्स किए गए थे? क्या हमारा टेस्ट हुआ था एयरपोर्ट पर जब हम लैंड हुए थे, हम एयरपोर्ट से बाहर निकल नहीं सकते थे जितनी देर तक हमारा टेस्ट ना हो, और हमें रिजल्ट ना एक दिन के अंदर मिला था और सारे नेगेटिव थे। मैंने टेस्ट यूके से भी लिया था निकलने के लिए, यानी कि यूके से टेस्ट दिया था एक दिन पहले, और पाकिस्तान पहुंचते हुए एक टेस्ट दिया था एयरपोर्ट निकलने से पहले। तो पाकिस्तान ने अपने नजरिए से ना ठीक किया था टेस्ट करने के लिए। सही है। तो आप अभी जब वापस गए हैं और इस वक्त क्वारंटीन में हैं होटल में, तो क्या आप सब लोग नेगेटिव हैं? नो, दैट्स अनदर इशू। मैं तो हम यहाँ पर आकर पॉजिटिव निकले। समझ नहीं आ रहा कैसे, हमारे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, ना मुझे ना मेरे वाइफ को। हमने ना बहुत एहतियात किया था यहाँ पर आते हुए, यानी कि हमने कोई किसी से हम नीचे नहीं गए, इतना हमने कोई बाहर नहीं गए, हम बस अपने होटल रूम के अंदर रहे हैं, और हमारा टेस्ट फिर भी पॉजिटिव निकला है। मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं है। कोविड का सिस्टम, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं, ये मुझे ना इस वक्त पर ना मुझे ये सारा सबसे बड़ा झूठ लगता है। अच्छा। मैं अपने आप को ना प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन वो मुँह कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे जब ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है ना, इसके बाद ना चाहे मैं जो भी कुछ करूँ पॉजिटिव आया तो ठीक है। चलें, ये आपके डाउट्स हैं, अब इस पर मैं अगर गुलाम हुसैन रहमान साहब कुछ कमेंट करना चाहें तो वो ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लस मैं पूछूंगा कि अब जो है वो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस किए जा रहे हैं इसको कम करने के लिए या रिजॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं जी। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं गुलाम हुसैन साहब। अभी हमारी मलिक साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि जी मुझे जो डाउट्स हैं कि हम कैसे पॉजिटिव आए हैं, उनको सिस्टम पर शक है, वो पूरे कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं सिम्टम्स किसी एक को भी नहीं है और हमें इन्होंने पॉजिटिव करार दे दिया है। तो क्या इस पर और भी ऐसे लोग हैं जो डाउट्स हैं, या क्या इसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो सब कुछ फेयर ना हो, कुछ अनफेयर हो सकता है इसमें? एक तो ये है। दूसरा ये कि अब क्या किया जा सकता है, चलें जो हुआ सो हुआ, अब क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया के साथ जो है वो क्या कर सकती है? जी
देखिए असल पहली बात ये है कि मेरा ख्याल है उनको किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है कि किसी को वो जानबूझकर इस तरह की मुसीबत में डालें। हाँ, कोई नेग्लिजेंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी लेवल के ऊपर, टेस्ट के अंदर या किसी जगह पे हो सकती है, तो इस तरह का हो सकता है कोई हो, लेकिन ऑब्वियसली जो डेलिब्रेटली तो नहीं किसी को भी किया जा सकता कि हम आपको जो पॉजिटिव डिक्लेयर कर दें जस्ट टू कीप यू इन द होटल, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जैसे मैंने बात की कि ऐसा हो सकता है कोई नेग्लिजेंस कहीं ना कहीं पर हो, कोई टेस्ट पे भी हो सकती है, टेस्ट केस पे भी हो सकती है। और दूसरा ये भी होता है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो बंदे वैक्सीन होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग होती है, उनको खुद जो है वो शायद इतने सिम्टम्स सामने नहीं आते, लेकिन वो दूसरों को मुंतकिल करने का बाइस बन जाते हैं। तो सम टाइम ऐसी सूरत हाल भी होती है कि इंसान को खुद फील ना हो रहा हो, लेकिन वो ट्रांसमिशन का बाइस बन रहा होता है दूसरों के अंदर। इस तरह की भी जो म्यूटेशन है, अब ये जो आज भी ये मैं देख रहा था, अभी ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि जो इंडिया की तरफ से आ रहा है उसको कहा जाए डबल म्यूटेशन वेरिएंट कहा जा रहा है। अब उसके वो भी काफी खतरनाक कहा जा रहा है, और सडनली गुज़िश्ता 3-4 रोज के अंदर जो है वो इंडिया में केसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और अमवात भी बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, इसीलिए बरतानवी मीडिया के अंदर ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर ये चल रही है कि इतना बड़ा कंट्री है और डबल जो वेरिएंट म्यूटेशन जो है वो वहां से यहाँ आने का चांसेस हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत के अंदर तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद कई कंट्री भी जो है वो यूके की रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। अब जो लोग टर्की के अंदर है वो इस फियर के अंदर है कि अगर टर्की को भी शामिल कर लिया गया तो फिर जो लोग वहां पर इस वजह से आए हुए हैं कि हम वहां से अपना क्वारंटाइन करके जो है बरतानिया के अंदर आ जाए, तो वो मजीद जो है वो लोग मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बरतानवी हुकूमत को जरूर ऐसा मैकेनिज्म और डेटा शेयर करना चाहिए पाकिस्तान हुकूमत के साथ। जी हाँ, फॉर्मूला तो समझ आए कि जिनको देखकर जो है हमें कम से कम यकीन आ जाए। जी हाँ बिल्कुल, और ये बाकी लोगों को भी इससे फायदा होगा। जो उनके पास एक फॉर्मूला होगा तो वो एहतियात करेंगे कि जी हम भी रेड लिस्ट में जा सकते हैं, तो बाकी कंट्रीज को भी एक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। कम से कम एक फॉर्मूला हो तो सही हुकूमत बरतानिया के पास कि वो सबको वो दिखा सके। रिजवान सुरैया साहब, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ आपकी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है, कोई रब्ता हुआ है कि वो अपना रोल प्ले करे बिजनेस कम्युनिटी को के इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे जो ट्रेड मिनिस्टर है इज क्वाइट केपेबल कि वो बात कर सकते हैं बरतानवी जो होम ऑफिस है उसके साथ, और इसको इस इशू को रिजॉल्व करवा सकते हैं। जैसे आपने पहले कहा कि फार्मूला कोई नहीं है, बस अपनी मर्जी से शामिल कर रहे हैं रेड लिस्ट पे। उसका कोई इंडिया की केसेस भी ज्यादा है, लेकिन इंडिया रेड लिस्ट पे नहीं है, पाकिस्तान रेड लिस्ट पे है, और दूसरे कंट्रीज में जिनके जो रेड लिस्ट पे है। तो इवन फ्रांस के केसेस बहुत ज्यादा है, जर्मनी के केसेस ज्यादा है, लेकिन उनको रेड लिस्ट पे नहीं डाला गया। तो मैं समझता हूँ इस पे डेफिनेटली बात करनी चाहिए, और रेड लिस्ट का पाकिस्तान को लॉस डेफिनेटली है और बिजनेसेस को भी लॉस है, और ओवरऑल मैं समझता हूँ इस पे नजरसानी करने की जरूरत है और कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में जो फर्दर भी कोई डेवलपमेंट हो, कोई फर्दर को अल्लाह ना करे को मसला हो आने वाले दिनों में, तो उसके ऊपर भी फिर जो है पाकिस्तान और बरतानिया की निगोशिएशन रहनी चाहिए ताकि इस तरह का मसला दोबारा ना हो सके। सही है। हिना इकबाल साहबा, हाउ वुड यू कंक्लूड द डिस्कशन? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? The way forward is that we need to follow the rules, the laws, they are made for our safety, चाहे वो पाकिस्तान में रहती है हमारी कम्युनिटी, चाहे वो यूके में रहती है। स्पेस, फेस, डिस्टेंस की जो बात हम करते हैं और ऑब्वियसली कवरिंग की बात करते हैं। देखिए, ये मैं वो जो फैमिली इधर आई है मुझे बहुत सिंपैथी है उनके साथ, लेकिन उनका जो ये रिजर्वेशन है कि यहाँ वहाँ से हम नेगेटिव आए थे, यहाँ हम पॉजिटिव हो गए हैं, ये थोड़ा सा वो है, यू नो, लाइक गिविंग अ रॉन्ग काइंड ऑफ फीलिंग टू अदर पीपल। बात ये है कि ये जो कोविड है ये यहाँ भी अगर वो टेस्ट एंड ट्रेस का वो कर रहे हैं ना, लैटरल फ्लो टेस्ट जो उन्होंने फ्री में दिया हुआ है लोगों को टेस्ट करने के लिए, वो भी आपको एवरी सेकंड थर्ड डे टेस्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि एक दिन आप नेगेटिव आ सकते हैं एंड द थर्ड डे यू मे बी पॉजिटिव, एंड दैट्स द ओनली रीजन दे आर सेइंग। सो मे बी अगर वो पाकिस्तान से चलते हुए उन्होंने कराया और वो वहाँ नेगेटिव थे, बाय द टाइम दे हैव डन द टेस्ट है दे हैव पिक्ड अप सम वेरिएंट और दे हैव पिक्ड अप सम इन्फेक्शन है। नॉट नेसेसरली वो सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, बिकॉज डिफरेंट वेरिएंट्स के डिफरेंट सिम्टम्स हैं,
हैं, मे बी दे इट डजंट शो बट इट्स सिटिंग देम, जैसे गुलाम हुसैन अवान साहब ने कहा कि दे मे बी ट्रांसमिसेबल टू अदर पीपल, उनको खुद से ना हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लोगों को प्लीज़, ये हमारी कौम को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि दिस इज़ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमैनिटी, इज़ फॉर एवरीवन। हाँ, ये इस वक्त जो ये रेड लिस्ट में, आई अंडरस्टैंड कि पीपल आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मैं चाहूँगी कि हमारे लोग जो लॉज हैं उसको फॉलो करें पीसफुली एज ए इज़। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें इंटरवीन करके प्लीज़ उनको फाइनेंशियल हेल्प दे, बिकॉज आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट कॉज दैट पीपल आर स्टक विद। फाइनेंशियल इज़ द रीज़न दैट दे आर इन डिस्पेयर राइट नाउ। अगर वो वहाँ से कुछ सपोर्ट उन्हें मिलती है, और बाकी जो लॉ है जिस कंट्री का, जिस कंट्री में आप आ रहे हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। करंटली दिस इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़ एंड वी जस्ट नीड टू फॉलो दैट। जी, बहुत शुक्रिया हिना इकबाल मलिक साहबा, गुलाम हुसैन अमान साहब, रिजवान सुलहरिया और मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।